चालू है। सही है। ओके। आ रही है। ठीक है ना। तू देख ले बस, ठीक है ना। चलो करें स्टार्ट। चलो वेरी गुड। हाँ, अमालगमेशन पढ़ रहे थे अपन। अमालगमेशन में हमने दो टॉपिक डिस्कस कर चुका था। मैं क्या निकालना सीख लिया था मैंने, पीसी निकालना सीख लिया था कि साहब कोई भी कंपनी को हम खरीदते हैं तो उसके बदले में जो पेमेंट करते हैं उसे परचेज कंसिडरेशन बोलते हैं। यहां तक समझ में आ गया था। दूसरा हमने पढ़ने की कोशिश करी थी क्या, अकाउंट्स ऑफ वेंडर कंपनी। सर अकाउंट्स ऑफ वेंडर कंपनी मतलब दुकान को बंद कैसे करते हैं, उसके खाते कैसे बनाते हैं। आज तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, एंट्रीज इन बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी। परचेजिंग कंपनी की बुक्स में एंट्रीज कैसे होंगी। सर आराम से समझने की कोशिश करना, हेडिंग डाल लो, एंट्रीज इन बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी, नेचर ऑफ परचेज, नेचर ऑफ परचेज। आओ जी। हम्म हम्म नहीं है। वो एक पेज छोड़ दे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। चलो सर जी देखो, एक बात समझो, क्या करना है। मैं हूं एसबीआई बैंक, ठीक है। मैंने एसबी विजय बैंक खरीदी, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या आई, मेरे पास एसेट्स आई, मेरे पास लाइबिलिटीज आई। मैंने बदले में पेमेंट किया, ये तो होगा भाई। मेरे पास एसेट्स आ गई, मेरे पास लाइबिलिटीज आ गई, और मेरी जेब से क्या गया, पैसा गया, शेयर गए, कुछ भी गए, तो उन सब की अकाउंटिंग तो करनी पड़ेगी ना। तो सब उनकी अकाउंटिंग क्या होगी, वही मुझे इस चैप्टर में डिस्कस करना है। सर क्या डिस्कस करना है, इन सब की एंट्रीज क्या होंगी। ठीक है जी, लिखो। सबसे पहले सबसे पहले मैंने क्या खरीदी साहब, एसेट्स ना, मैंने दुकान खरीदी। दुकान खरीदी, एंट्री क्या होगी, लिखो हेडिंग, लिखो एंट्री ऑफ परचेज ऑफ बिजनेस, लिखो फर्स्ट, एंट्री ऑफ परचेज ऑफ बिजनेस, ऑफ बिजनेस, बिजनेस। बिजनेस को खरीदने की एंट्री क्या होती है। तो सिंपल है, अगर मैं बिजनेस को खरीदूंगा तो एंट्री क्या करूंगा, देखो भाई, मैं कुछ भी खरीदता हूं तो उसको डेबिट करता हूं, या दुकान खरीद रहा हूं तो एंट्री हो जाएगी बिजनेस परचेज अकाउंट डी आर, अकाउंट डी आर टू। सर मैं दुकान खरीद रहा हूं, पेमेंट की एंट्री हम बाद में करेंगे। तो सब हम दुकान खरीद किससे रहे हैं, सर वेंडर कंपनी से। तो जब कोई भी कंपनी बंद होती है तो मैंने बताया है कि सारा सारा काम दाम कौन संभालता है, लिक्विडेटर संभालता है। तो एंट्री क्या करेंगे, बिजनेस परचेज अकाउंट डी आर टू लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी। लो सर, ये पहली एंट्री हो जाएगी। अब शांति से समझने की कोशिश करना। दो नाम आ गए, पहला नाम क्या है, बिजनेस परचेज। सर बिजनेस परचेज का मतलब क्या हुआ कि मैंने ये परचेज किया, ये तो मतलब हुआ कि साहब मैंने ये बिजनेस परचेज किया। बिजनेस में क्या परचेज किया, मैं दुकान तो खरीद ली, दुकान में एसेट्स भी होती है, लाइबिलिटी भी होती है, तो खरीदा क्या मैंने, तो सर मैंने एसेट्स खरीदी, लाइबिलिटी खरीदी। अब एक बात समझो, अपने केडीएच जी के पास 10 एसेट्स है, मेरे को 10 में से 8 ही एसेट पसंद आई। तो मैं मेरी बुक्स में, मैं परचेसिंग कंपनी हूं, अब मैं मेरी बुक्स में एंट्री 8 एसेट्स की करूंगा कि 10 की 10 एसेट्स की करूंगा, 8 एसेट्स की करूंगा ना। तो लिखो एंट्री, सेकंड हेडिंग लिख लो, एंट्री ऑफ एसेट टेकन
एंड लाइबिलिटीज टेकन। टेकन को अंडरलाइन कर लो, टेकन को। एक बात आराम से कान खोल के सुनो, मैंने आपको कल भी बताया था, कोई भी हम ट्रांजेक्शन या कुछ भी एडजस्टमेंट इस चैप्टर में हम करते हैं तो एक प्रकार से हम तीन कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। पहला, परचेजिंग कंपनी कितना पीसी पे करेगी, परचेज कंसिडरेशन पे करेगी। दूसरा, उसके खाते किसके बंद करेंगे, वेंडर कंपनी के खाते कैसे बंद करेंगे। और तीसरा हम पढ़ रहे हैं कि परचेजिंग कंपनी एंट्री क्या करेगी। वो ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। जब मैं परचेजिंग कंपनी की बुक्स की बात करूंगा तो परचेजिंग कंपनी की बुक्स की बात करूंगा। भाई ऐसा हो सकता है क्या, रवि ने गुलाब जामुन खाया, स्वाद केडिया को आया। भाई गुलाब जामुन रवि खाएगा तो रवि को स्वाद आएगा, केडिया कैसे आएगा। केडिया ने मिर्ची खाई, मुंह जल गया रवि का। अरे ऐसा हो सकता है क्या, अरे हो सकता है क्या, नहीं हो सकता ना। तो जब मैं परचेजिंग कंपनी की बुक्स की एंट्री करूंगा तो मुझसे बात ही नहीं करोगे वेंडर कंपनी ने क्या किया। सर क्यों, क्योंकि जैसे ही मैं लिखूंगा उसने एसेट ली, अरे सर आपने वहां तो ऑल एसेट ट्रांसफर करी, भाई वहां मेरे को खाते बंद करने थे यार, यहाँ अकाउंट्स बंद थोड़ी करने हैं। तो यहां पर परचेजिंग कंपनी की एंट्री करूंगा तो मैं परचेजिंग कंपनी की बात करूंगा, मैं वेंडर कंपनी की बात ही नहीं करूंगा। गॉट इट। चलो करें स्टार्ट, करो। एंट्री क्या होगी, देखो एंट्री होगी एसेट टेकन, टेकन ब्रैकेट में लिखोगे एट, समझना रवि बाबू 100 रुपए की एसेट्स थी, मैंने 120 के हिसाब से ली, तो मैं यहाँ 120 लिखूंगा मेरी बुक्स में या 100 लिखूंगा, 120 लिखूंगा ना, बात खत्म। एट मार्केट वैल्यू, अकाउंट डी आर, लिखो टू, एक लाइन छोड़ के लिखेंगे टू लाइबिलिटीज टेकन एट मार्केट वैल्यू। लो सर, यहां तक समझ में आ गई बात। अब एक बार आप लिखे नहीं, एक बार आप लिखे नहीं प्लीज। सर असेट्स ले ली, लाइबिलिटी ले ली, ऑब्वियसली असेट्स तो होगी 1 लाख रुपए की और लाइबिलिटी कितने की होगी, 40 की, ये तो होगा। तो अब क्या होएगा बेटा, हमने बिजनेस परचेज अकाउंट ओपन किया था ना, तो यहां आ जाएगा ये टू, लिखना मत अभी, परचेज, इसमें क्या कौन सी अमाउंट आ जाएगी, पीसी की अमाउंट आ जाएगी। सर ओके है, कोई भी माल खरीदता हूं, कोई भी गुड्स खरीदता हूं, कुछ भी खरीदता हूं, या फिर मैं कोई भी चीज बेचता हूं तो उसको मैं बुक वैल्यू से कम या ज्यादा में खरीदता हूं, ठीक है, तो बचा हुआ प्रॉफिट या लॉस होता है। आराम समझना, मेरे पास केडिया की एसेट्स आ गई 5 लाख रुपए की, लेकिन मैंने जो शेयर इश्यू किए उसकी मार्केट वैल्यू 4,80,000 थी, 20,000 का प्रॉफिट हो गया कि नहीं हुआ। तो ऑब्वियसली जब ये एंट्री करोगे तो आपको प्रॉफिट या लॉस भी हो सकता है, तो जो प्रॉफिट या लॉस होगा उसको हम कहां बेच देंगे, अगर प्रॉफिट होगा तो कहां भेजेंगे बता आपको, कैपिटल रिजर्व। ये क्या आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर, या फिर ऊपर बचेगा, इन दोनों में से एक ही चीज बचेगी, या फिर ऊपर बचेगा गुडविल अकाउंट, ये क्या बचेगा, बैलेंसिंग फिगर। बोलो समझ में आएगा यहाँ तक, सिंपल थी एंट्री। बेटा मैंने यश मना किया ना लिखने के लिए तो कोई कारण से ही मना किया बेटा, हमबो हमबो, यहाँ तक समझ में आ गया। चलो रवि और एक मोहित बाबू दो हैं, ये अमालगमेटिंग कंपनी करके बैठा है, ये अमालगमेटेड कंपनी करके बैठा है, ये खार खाया बैठा रहता है, ठीक है। ये अमालगमेटेड कंपनी है और ये अमालगमेटिंग कंपनी है। केडीएचजी की तो कौन सी है, परचेसिंग कंपनी, ठीक है, और ये वेंडर कंपनी है, ठीक है। चलो ये प्योर बिजनेस माइंडेड पर्सन है, ऑब्वियसली होना भी चाहिए, बुराई क्या है, भगवान ऐसा माइंड सबको दे। एक दिन लड़ाई होगी रवि से कि मैं रवि को बर्बाद करके छोड़ूंगा, इसने क्या किया, सारी एसेट्स लायबिलिटी खरीद ली, परचेज वेंडर कंपनी को उसे बंद कर दिया। कोई ऐसा काम करता है क्या, हम कोई भी दुकान को खरीदते हैं क्यों खरीदते हैं, ताकि अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सके,
यही तो मतलब होता होगा। तो जब मोहित रवि की कंपनी को खरीदेगा तो उसका मोटिव क्या है? उसकी वजह से और कमाए। क्यों कर गलत बोल रहा हूं क्या? भाई आप किसी दुकान को खरीदोगे तो क्यों खरीदोगे? उसको बंद करने के लिए, उसकी वजह से भी कमाना चाहते हो, उसकी वजह से भी कमाना चाहते हो। जैसे एचडीएफसी लिमिटेड को एचडीएफसी बैंक ने खरीदा, क्यों खरीदा? क्यों? उसे लगा मुझे अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है। अब उसे बिजनेस एक्सपेंड कैसे करनी पड़ेगी? जैसे एग्जांपल दूं मैं आपको, झुंझुनू में एचडीएफसी बैंक की 2 ब्रांचेस और एचडीएफसी लिमिटेड की 3 ब्रांचेस थी। जैसे मर्ज होती है एचडीएफसी की 5 ब्रांचें हो गई, एचडीएफसी लिमिटेड वाली ब्रांच में भी वो काम होने लग जाएंगे जो बैंक करता है। हाँ या ना? तो फायदा हुआ कि नहीं हुआ? तो लोग इस ये चीज इसलिए करते हैं ताकि फायदा हो, ना कि नुकसान हो। बात समझ में आई सर? एकदम समझ में आई। मैं क्यों बोल रहा हूं ऐसा? हुआ क्या कि एचडीएफसी, मैं मैं बात करता हूं, एक कोई भी कंपनी ले लो, अपन आईटीसी कंपनी की बात ले लेते हैं, ठीक है? और एक कंपनी है, कोई भी कंपनी ले लो जो एक्सपोर्ट का काम करती है, जो एक्सपोर्ट का काम करती है, ठीक है? आराम से एक्सपोर्ट का काम करती है, उसको बोलते हैं वेंडर कंपनी, जो बिकने वाली है। जैसे ही आईटीसी कंपनी ने एक्सपोर्ट कंपनी को खरीदा, तो सारी एसेट्स, सारी लायबिलिटी, सारी एसेट्स, सारी लायबिलिटी किसकी हो गई? आईटीसी की हो गई। अब एक्सपोर्ट कंपनी बंद हो गई। समझना, नाम बंद हुआ है, बिजनेस चालू है आईटीसी के नाम से। एसेट लायबिलिटी उसने खरीद ली, इसका मतलब क्या होता है कि वो धंधा अब आईटीसी करेगी, न कि एक्सपोर्ट कंपनी करेगी। ऐसा होगा? सुनना, अब एक्सपोर्ट कंपनी के जो भी इक्विटी शेयर था वो शेयर होल्डर को बांट दिया आपने, जो भी उसके रिजर्व एंड सरप्लस थे वो भी बांट दिए शेयर होल्डर को, आराम से। एक्सपोर्ट कंपनी में एक कंडीशन लगा रखी गवर्नमेंट ने कि जो भी एक्सपोर्ट का काम करेगा उसको फॉरेन एक्सपोर्ट रिजर्व बनाना पड़ेगा 5 लाख रुपए का। शांति सुनना, ये रिजर्व बनाना पड़ेगा आराम से। ये रिजर्व बनाना मैंडेटरी है। किसको बनाना जरूरी है? एक्सपोर्ट, जो एक्सपोर्ट का काम करेगा। जैसे ही आईटीसी कंपनी एक्सपोर्ट की कंपनी को खरीदेगी, मान लो आईटीसी अभी एक्सपोर्ट नहीं करती, ठीक है? तो जैसे ही वो एक्सपोर्ट का बिजनेस खरीदेगी, क्या उसको एक्सपोर्ट रिजर्व बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा? ऑब्वियसली बनाना पड़ेगा। अभी तक है नहीं, आराम समझो। वो एक्सपोर्ट का रिजर्व नहीं लेके आ रही भाई, एक्सपोर्ट रिजर्व तो बढ़ चुका, ठीक है, लेकिन आईटीसी कंपनी को एक्सपोर्ट का रिजर्व बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा? क्योंकि मैंडेटरी है, ये स्टेचुरी रिक्वायरमेंट है। स्टेचुरी समझते हो ना? मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, लॉ की रिक्वायरमेंट, आपको बनाना पड़ेगा। तो अगर आपको एक्स्ट्रा रिजर्व, स्टेचुरी रिजर्व मेंटेन करना पड़े, बनाना पड़े, उसको भी हमें एंट्री में एडजस्ट करना पड़ेगा। एक बार सुन ले अथर, मैं क्या बोल रहा हूं, ये रिजर्व वो वेंडर कंपनी से लेकर नहीं आ रहा, ये रिजर्व वो वेंडर कंपनी से लेकर नहीं आ रहा, वो मेंटेन कर रहा है। दोनों में फर्क होता है। क्योंकि मैं जैसे रिजर्व लेकर आऊंगा तो आप में से कईयों का दिमाग खराब हो जाएगा, सर आपने वहां तो रिजर्व सरप्लस ना शेयर होल्डर को बांट दिया, फिर लेके कैसे आ रहा है? अरे भाई, मैंने उसको लेकर नहीं आ रहा, मैं मेंटेन कर रहा हूं, मैं बना रहा हूं। तो बनाने की एंट्री क्या होगी? तो साहब बनाने की एंट्री होगी यहां पर। आराम से इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टू स्टेचुरी रिजर्व, ये बनाना पड़ेगा। और बचा हुआ क्या आ जाएगा? गुडविल बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। अब बैलेंस फिगर क्या आएगा? क्या तो गुडविल आएगी या कैपिटल रिजर्व आएगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी मैं अभी आगे आगे वाले एंट्रीज में समझा दूंगा। कंप्लीट करो उसको। हो गया तुम्हारे?
लो जी, हो गया। देखो तीसरी एंट्री, अब साहब देखो, मैंने दुकान खरीद ली, तुषार हो गया, पानी लेके ना एक बार, है क्या इसमें, लेके आ फटाफट जाके एक मिनट, हाँ। मैंने दुकान खरीद ली, और दुकान खरीद के दुकान में क्या क्या खरीदा वो भी आ गया। ठीक है, दो एंट्री हो गई। अब तीसरी एंट्री, साहब दुकान किससे खरीदी मैंने, लिक्विडेटर से। जब मैंने इसकी एसेट्स ले ली, जब इसकी लायबिलिटी ले ली, तो मेरी जिम्मेदारी, मेरा धर्म है कि इसको मैं क्या चुकाऊं, पेमेंट करूं। पेमेंट किस फॉर्म में किया जाएगा, किसी भी फॉर्म में किया जा सकता है, इक्विटी शेयर की फॉर्म में, प्रेफरेंस शेयर की फॉर्म में, कैश की फॉर्म में, कैसे भी किया जा सकता है, कोई मनाही नहीं है। इक्विटी शेयर पेमेंट करना, इक्विटी शेयर पेमेंट कर दो, कैश पेमेंट करना, कैश पेमेंट कर दो, और प्रेफरेंस शेयर पेमेंट करना तो प्रेफरेंस शेयर पेमेंट कर दो, उसमें तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बोलो पक्की बात, करें स्टार्ट। देखो तीसरी एंट्री, पेमेंट टू लिक्विडेटर, वेंडर कंपनी। चलो जी, हम्म, करें स्टार्ट। तू तू बा- तू तू थोड़ा बिजी है ना उससे बातें करने में। लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी, एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी, लिखो, लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी अकाउंट डीआर, लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी अकाउंट डीआर, कि साहब लिक्विडेटर है उसको कितना पेमेंट किया जाएगा, टू, किस फॉर्म में किया जाएगा, एक तो इक्विटी शेयर कैपिटल, ले बेटा, ये दो लाइन लिखाइए, कंप्लीट कर दे इसको ना। लिक्विडेटर को पेमेंट करें, तीसरी एंट्री, कैसे पेमेंट करेंगे, लिक्विडेटर वेंडर कंपनी अकाउंट दिया, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और छवि बेटा यहां पर पता क्या आएगी अब, वैल्यू, और बचे हुए सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएंगे, है ना। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, और टू बचा हुआ लॉस। यहां तक समझ में आना चाहिए। सब ऑब्वियसली फेस वैल्यू पे आएगा, लिख ले फेस वैल्यू। ठीक है, हम्म, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हो गया जी, अगली एंट्री लिख। हाँ जी, ये वेंडर कंपनी है, ये परचेसिंग कंपनी है, लो साहब। ठीक है, वेंडर कंपनी को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, अपने घर की बात है। लो जी, हाँ, बोल अबराज जी, वेंडर कंपनी ने कोई गुड्स परचेसिंग कंपनी को बेचा था, नाम रख दे बेटा, वेंडर कंपनी का नाम अपनी तुषार हो गई, और ये अपने शिव भाई जी हो गए। ठीक है, तो ऑब्वियसली शिव किसको खरीदेगा, तुषार को खरीद लेगा, अच्छी बात है। ठीक है, खरीदने से पहले तुषार बाबू शिव के पैसे मांगते थे, 50,000 रुपए। ठीक है, और तुषार को पेमेंट करेगा शिव। अरे यार मेरी बात समझो, मैं शिव के पैसे मांगता हूं, तो शिव मेरे लिए डेटर, और शिव के लिए मैं, वही तो वही, और क्या हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, अब जैसे ही शिव ने, जैसे ही शिव ने जैसे ही शिव ने पंजा मारा, और तुषार को अपने अंदर ले गया, देखो
आराम समझने की कोशिश करना। जैसे ही दोनों का अमालगमेशन हुआ तो जो तुषार की एसेट्स थी वो किसकी हो जाएंगी अब? शिव की। किसकी हो जाएंगी? शिव की हो जाएंगी। लो जी, शिव की हो गई, हो गई, हो गई, हो गई, शिव की हो गई, शिव की हो गई, शिव की हो गई। लो जी सर। नालायक, कोई बात नहीं। ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनो। शिव यहां पर थोड़ा सा पागल हो जाएगा। शिव बोलेगा मुझे 50,000 रुपए लेने हैं। किससे लेने? किससे लेने हैं? खुद से लेने हैं। शिव बोलेगा मुझे 50,000 देने हैं। किसको देने हैं? 2 दिन में तो इसको आगरा भेजना पड़ेगा। आप समझो मेरी बात, मैं क्या बोलना चाहता हूँ। मतलब वो आगरा वाली बात मत समझो, ये वाली समझो। मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि तुषार के पास जब तक एसेट्स थी वो दो अलग अलग थे। जैसे ही दोनों मिल गए तो दोनों की एसेट्स लायबिलिटी मैच कर गई। अभी तक शिव को पैसे देने थे 50,000 तुषार को। अब शिव 50,000 देगा शिव को। अजीब सा हो गया ना। तो मुझे अब आई थिंक इस एंट्री से इस एंट्री को कैंसिल कर देना चाहिए। लिखो नेक्स्ट एंट्री। अच्छा, अब तुषार पैसे मांगे या दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंपल एंट्री कैंसिल होगी। एंट्री क्या होगी? लिखो एंट्री ऑफ इंटर कंपनी होल्डिंग। एंट्री ऑफ इंटर कंपनी होल्डिंग। एंट्री क्या हो जाएगी? एंट्री हो जाएगी आराम से। डेटर का बैलेंस क्या होता है? खत्म करने के लिए सीआर कर देंगे। क्रेडिटर का बैलेंस क्या होता है? एंट्री कर दो क्रेडिटर स्लैश बीपी स्लैश लोन टेकन अकाउंट डीआर टू डेटर स्लैश बीआर स्लैश लोन गिवन। लो जी। मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गया हो। ठीक है। पांचवी एंट्री करेंगे, फिर समझ ले। ये वेंडर कंपनी है और ये समझने की कोशिश करना, बहुत मजा आएगा। ये बात है उस दिन की जब दोनों अमालगमेशन नहीं हुआ था। ठीक है। तो वेंडर कंपनी ने परचेजिंग कंपनी को माल बेचा। भाई अब ये दोनों भाई बंधु नहीं है, अभी फिलहाल दोनों अलग अलग हैं। ठीक है। तो कोई गुड्स वेंडर कंपनी ने 1 लाख रुपए का खरीदा था। वेंडर कंपनी ने उस पर 20% प्रॉफिट जोड़ा और इसको कितने में बेचा? 1,20,000 में बेचा। इज इट ओके? ठीक है। 1,20,000 में से उसने 60,000 का माल क्या कर दिया? सेल कर दिया। 1,20,000 में से 60,000 गए। अभी भी परचेजिंग कंपनी का क्लोजिंग स्टॉक बच रहा है 60,000। इज इट ओके? ठीक है। अब वेंडर कंपनी परचेजिंग कंपनी में मर्ज हो गई। ठीक है। अब परचेजिंग कंपनी के पास 60,000 रुपये प्रॉफिट पड़ा है। ये 60,000 का माल तो बेच दिया हो तो आई गया हो गया, रात की बात की उसकी तो। लेकिन जो 60,000 का माल अभी भी परचेजिंग कंपनी के पास पड़ा है, वो इसने किससे खरीदा था? वेंडर कंपनी से। किससे खरीदा है? खुद से। मैं क्या बोलना चाहता हूं, इस 60,000 में वेंडर कंपनी ने प्रॉफिट कमाया था 10,000 का। 1 लाख पर 20,000 तो 50,000 पर 10,000। हमारे अकाउंट्स में हम कभी भी खुद से कमाया हुआ प्रॉफिट बुक्स में नहीं दिखा सकते। हम कभी भी खुद से कमाया हुआ प्रॉफिट बुक्स में नहीं दिखा सकते। हम कभी भी खुद से कमाया हुआ प्रॉफिट बुक्स में नहीं दिखा सकते। खुद से प्रॉफिट कमाया हुआ क्या काम का? आपने दीक्षा ले लो। दीक्षा के पता नहीं क्या में के पापा पापा मैं तो नाई की दुकान खोल। नहीं नहीं, ब्यूटी पार्लर, सॉरी। हाँ, सैलून।
पापा ने बोला बेटा तू न्याल तो करेगा नहीं, की करसी करगी। ठीक है, कि पापा क्यों टेंशन लेते हो? अरे चुप, मैं रोज के 1000 रुपए आपको कमा के दूंगी चाहे कुछ हो जाओ। 15 दिन 20 दिन बिजनेस ठीक चल रहा था। एक दिन देखा कोई कस्टमर ही नहीं आया, अब बापू को बोल रखा है शाम को 1000 रुपए देने हैं, इसने चोटियां पकड़ी, जो किया और कट 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 जेब से 1000 रुपए डाल के उसमें निकाल दिए। पापा को बोले पापा मैंने 1000 रुपए कमाए। पापा वेरी गुड बेटा, किससे कमाएगा? खुद से। आगे कहानी बताने की जरूरत नहीं है। क्या क्या किसके साथ होने वाला है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ? कि कोई भी बंदा खुद से, अरे खुद से प्रॉफिट नहीं कमा सकता। हमारे यहाँ इंटर कंपनी प्रॉफिट को कंसिडर नहीं किया जा सकता। वो प्रॉफिट कभी बुक्स में कंसिडर नहीं हो सकता। हाँ, अगर वेंडर कंपनी परचेसिंग कंपनी को देती है, परचेसिंग कंपनी आगे बेचती है, इट इज ओके। लेकिन जो माल मैं खुद से खरीद रहा हूं और वो स्टॉक में पड़ा है, तो उस अनरियलाइज प्रॉफिट को हमें बुक से हटाना पड़ेगा। ये नियम होता है, नियम। क्योंकि हमारा प्रूडेंस कॉन्सेप्ट साफ बोलता है भाई, वो प्रॉफिट तो दिखाओ ही मत जो हो गया नहीं, जो अभी तक नहीं हुआ। ये 10,000 का प्रॉफिट कमा लिया कंपनी ने, सर खुद से कमाया था। अरे खुद से कमाया वो प्रॉफिट बुक्स में आ ही नहीं सकता यार, क्या बात कर रहे हो तुम? समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो साहब हमें इस 10,000 के प्रॉफिट को हटाना पड़ेगा। बात समझ में आई? पक्की बात। लिखो नेक्स्ट, एंट्री ट्रीटमेंट ऑफ अनरियलाइज प्रॉफिट। ट्रीटमेंट ऑफ अनरियलाइज प्रॉफिट। लो जी सर, एंट्री क्या होगी? पहले तो एंट्री समझे। आ, 10,000 से प्रॉफिट कम होगा तो स्टॉक भी तो कम होगा। ठीक है, तो एंट्री हो जाएगी टू स्टॉक। आराम से टू स्टॉक होगी कि नहीं होगी, देखो आराम से। हम्म और ऊपर हम बना देंगे स्टॉक रिजर्व। अकाउंट डी आर टू स्टॉक रिजर्व। सर क्या मतलब हुआ? जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे ना परचेसिंग कंपनी की, तो हम पता कैसे दिखाएंगे? लाइबिलिटी अमाउंट असेट्स अमाउंट में कैसे दिखाएंगे? स्टॉक इनर कॉलम में 60,000 लेस स्टॉक रिजर्व कितना? रिजर्व। तो आउटर कॉलम में स्टॉक कितना आ जाएगा? देखो जी, ठीक है। अब आप बोलोगे सर स्टॉक रिजर्व डेबिट हो गया, टेंशन के लिए अभी एक एंट्री करेंगे हम। क्या करेंगे? लिखो अगली एंट्री। इसे लिख लो, एंट्री लिख लो पहले। हम्म अब स्टॉक रिजर्व एक अकाउंट खुल गया क्या, तो इसको बंद करो या बैलेंस शीट में दिखाओ। तो इसको हम बंद कर देंगे बेटा, और इसको हम बंद करेंगे। अब जो भी ट्रांजेक्शन होंगे ना, एक्स्ट्रा ट्रांजेक्शन, वो सब गुडविल या कैपिटल रिजर्व से होंगे। ठीक है, तो एंट्री क्या हो जाएगी? लिखो गुडविल। अगर मान लो पहली दूसरी एंट्री के अंदर गुडविल बैलेंसिंग फिगर आया तो गुडविल आ जाएगा, या फिर स्लैश कैपिटल अकाउंट डी आर टू स्टॉक रिजर्व। लो जी, लिखो नेक्स्ट। सिक्स एंट्री, पेमेंट ऑफ लिक्विडेशन एक्सपेंस। लिक्विडेशन एक्सपेंस, लिक्विडेशन एक्सपेंस। अब ये किस बला का नाम आ गया? सुनो, लिक्विडेशन एक्सपेंस क्या होता है? लिक्विडेशन एक्सपेंस वो होता है जो हम जिस वक्त भी कंपनी को नहीं बनाते हैं या पुरानी कंपनी बंद करते हैं, अमालगमेशन की फॉर्मेलिटी के लिए जो भी खर्चा लगता है उसे लिक्विडेशन एक्सपेंस बोलते हैं। एंट्री क्या होगी? पहली एंट्री तो मेरे को आती है सर, LIQUIDATION, लिक्विडेशन एक्सपेंस अकाउंट डीआर टू बैंक।
ये पहली एंट्री तो हो गई, ठीक है, बोल करो, खर्चा कर दिया। अब लेकिन दिक्कत ये, लिक्विडेशन एक्सपेंस को मुझे क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। क्यों? अगर बंद नहीं करूंगा गौरव तो ये बैलेंस शीट में पड़ा रहेगा, जो चीज गलत है ना। तो इसको बंद किससे करेंगे, इसको उससे से बंद करेंगे जिससे हमें करना चाहिए था। क्या एंट्री कर देंगे, गुडविल स्लैश कैपिटल रिजर्व अकाउंट DR टू लिक्विडेशन एक्सपेंस। ये एंट्रीज है खाली, सच्ची बता दो बस। और बेटा कुछ पलों बाद अगर मुझे ये बोलने में कोई एजिटेशन नहीं होगी कि आप लगभग क्वेश्चन सारे कर सकते हो इस चैप्टर के, कुछ पलों के बाद की बात। एक महीना जुटाई कर रहे थे सर आप। करें हिम्मत, कर। नोट नंबर 1, पहली बात, यहां लिक्विडेशन एक्सपेंस पे होंगे। लिक्विडेशन एक्सपेंस दो कंपनियां पे करती है, वेंडर कंपनी भी पे कर सकती है, कल करी थी ना, और परचेसिंग कंपनी भी पे कर सकती है। यहां ये एंट्री कौन से की होगी, जो परचेसिंग कंपनी पे करेगी। क्वेश्चन ने दे दिया लिक्विडेशन एक्सपेंस 10,000 खाली, किसका माने, वेंडर कंपनी का, परचेसिंग कंपनी का। परचेसिंग कंपनी का ये मैं आपको बता चुका हूं। नोट नंबर 1, इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन लिक्विडेशन एक्सपेंस, इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन liquidation expense is paid by, is paid by, अंडरलाइन कर लेना, हाईलाइट कर देना, परचेसिंग कंपनी। कुछ भी नहीं लिखा तो क्या मानेंगे, क्वेश्चन ने दे दिया खाली लिक्विडेशन एक्सपेंस, तो कौन पे करेगा उसको, परचेसिंग कंपनी पे करेगी। लो जी सरकार, पहली एंट्री समझ में आ गई। लिखो अब सेकंड नोट। सर अभी बताया तो था, वापस सुनना। सर स्टेचुरी रिजर्व क्या होते हैं? जो रिजर्व जो बनाने मैंडेटरी है फॉर कंटिन्यूएंस ऑफ बिजनेस, ठीक है। जैसे कि मैं बात करूं, अपना रवि बाबू है, इनकी रवि लिमिटेड थी, मस्त चल रही थी, ये मस्त मसाला बेचते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया, चाय का बागान खरीद लिया। समझता ना बागान क्या, भगवान नहीं, बागान क्या होता है, बागान, हाँ, बगीचा, बड़ा वाला बगीचा। तो साहब ने चाय का बागान खरीद लिया। अब कंपनी ने नियम बना रखा है कि जो भी चाय बेचेगा उसको टी रिजर्व बनाना पड़ेगा, कॉफी रिजर्व बनाना पड़ेगा। तो आज तक इसने चाय पी नहीं, इसकी कंपनी ने कोई रिजर्व नहीं बनाया। जैसे इसने चाय की बागान की कंपनी खरीदी, अब इसको क्या हो गया, रिजर्व बनाना पड़ेगा, ये मेंटेन है, मैंडेटरी है। अब देखो, वेंडर कंपनी ने बना रखा था, ये उस रिजर्व को लेकर नहीं आ रहा, क्रिएट कर रहा है। वो तो ओवरसीज शेयर होल्डर में बांट चुके हैं, तो क्रिएट करो या लेकर आओ, वो सेकंड एंट्री का पार्ट हो जाएगा। लिखो, लिखो, इफ वेंडर कंपनी हैज, if vendor company has statutory reserve or statutory fund, then company has to maintain, then sorry, purchasing company has to maintain such reserve।
पता कैसे चलेगा सर स्टेचू रिजर्व है कि नहीं है? तो पंसरी का आड़ू तरीका बताऊं, जो भी रिजर्व का नाम तुम्हारा आज तक नहीं सुना हुआ ना, वो सारे स्टेचू रिजर्व। कभी सुना टी रिजर्व आज तक? ठीक है, नॉर्मल रिजर्व को छोड़ के सारे स्टेचू रिजर्व है। ठीक है, लिखो। फॉर एग्जाम्पल, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, लिख ले भाई। हाँ, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, हाँ बेटा लिखो। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, कॉफी रिजर्व, टी एंड कॉफी रिजर्व, टी एंड कॉफी रिजर्व, टी एंड कॉफी रिजर्व, अलाउंस रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, टी एंड कॉफी रिजर्व और एनी अदर अनसीन रिजर्व। लो साहब, लास्ट नोट है, आराम से समझने की कोशिश करना। ये क्या नाम है और इसके आगे ये ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? क्या मतलब हुआ? जब वेंडर कंपनी की आप बुक्स लेकर आओगे तो डेफिनेटली हो सकता है उसके अंदर गुडविल हो, या फिर गुडविल की मार्केट वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई हो। कल हम कर रहे तो एक दो क्वेश्चन था इसमें गुडविल की मार्केट वैल्यू दे रखी थी। ठीक है, तो मैं असेट टेकन लेता हूं, वो सारे एसेट लेकर आया तो उससे गुडविल भी लेकर आया, लेकिन गुडविल को हम बुक्स में कभी नहीं लिखेंगे। क्यों सर? गुडविल अगर वो लेकर भी आता है तो भी गुडविल हम हमेशा हम कैसे लिखेंगे? बैलेंस फिगर। गुडविल दो बार, कोई भी एसेट दो बार लिखते हुए अच्छे लगते हैं क्या बताओ? नहीं ना। तो एक तो गुडविल लेकर आ गए और बैलेंस फिगर भी गुडविल आ रहा है, मजाक थोड़ी हो रहा है। ठीक है, तो गुडविल हमेशा बैलेंसिंग फिगर के रूप में लिखा जाएगा। लिखो, इफ गुडविल हैज एनी मार्केट वैल्यू, हैज ऑल्सो मार्केट वैल्यू, देन ऑल्सो, देन ऑल्सो गुडविल इज नॉट कंसिडर, इट इज ऑलवेज बी ए, अंडरलाइन कर लेना, इट इज ऑलवेज बी ए, अंडरलाइन कर लेना, इट इज ऑलवेज बी ए, अंडरलाइन कर लेना, इट इज ऑलवेज बी ए बैलेंसिंग फिगर। कल की बातें, जिसने आपको 1 घंटे जल्दी छुट्टी करा देगा जो आज आपकी, वो आपके हिसाब से दो हो गए, मेरे सिर्फ एक ही हुआ। मैं 1:15 बजे तक पढ़ाऊंगा ना, तो फिर आपका ब्रेक गया बेचारों का, तो आधा घंटा वैसे हो गया, फिर 1 घंटे आपको ब्रेक दे दिया, तो 1:15 तक छोड़ देंगे आपको। इंटरवल नहीं दूंगा 1:15 से पहले। हाँ हाँ, ठीक है ना, वेरी गुड। हाँ, आज तो छुट्टी करेंगे, टेंशन मतलब, छुट्टियां तो आपकी मैं कितनी भी ले लो, मैं मना ही नहीं करता छुट्टी के लिए तो। चुप रह रहे, तू तो वैसे छुट्टियां ले लेता है, तू बात ही मत करे। हाँ, वो तो मैंने बोल दिया था, आज आना, नहीं आएगा तो दुख पाएगा। चलो, वेरी गुड मॉर्निंग, आ जाओ। आपने दूसरी एंट्री करी। कल क्वेश्चन में क्या था? एल और के दोनों बिक रही थी और नई कंपनी बन रही थी, केएल लिमिटेड। एक तो ये, ठीक है, इट इज ओके। तो मेरी बात सुनना, यहां पर ये कंपनी हो गई वेंडर कंपनी, वेंडर कंपनी हो रही है, ये तो हुआ। एल के, एल लिमिटेड का बैलेंसिंग वगैरह आया गुडविल 70 रुपए, 5,000।
और के लिमिटेड का गुडविल आया बैलेंसिंग फिगर 6000। ठीक है, जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे एलके लिमिटेड की बैलेंस शीट तो बनाएंगे ना उसके बाद, तो उस बैलेंस शीट के अंदर गुडविल अलग अलग लिखो, एक साथ लिख दूं मिलाकर? क्या बुराई है? 11,000 लिखो, इसमें तकलीफ क्या है? अरे भाई यार, हद हो गई। गुडविल प्लस गुडविल इज टू गुडविल, इसमें क्या तकलीफ है? चलो, बैलेंस फिगर आया कैपिटल रिजर्व 5,000, बैलेंस फिगर आया कैपिटल रिजर्व 6,000। बताओ एलके लिमिटेड में बैलेंस शीट में क्या लिखेंगे? बोलो यार, सुना नहीं? क्या लिखेंगे यार? 11 कैपिटल रिजर्व 11। किसी बोले नहीं ना, तो सवाई बजे छुट्टी नहीं करूंगा 1 बजे। हाँ, सवाई छुट्टी नहीं करूंगा, बोले नहीं 10-12। अब सुनो, बैलेंसिंग फिगर आया कैपिटल रिजर्व 5,000 पहली कंपनी में, दूसरी में बैलेंसिंग फिगर आया गुडविल 6,000। बताओ क्या दिखाएंगे? गुडविल सवाई की छुट्टी नहीं चाहिए, बोलो फिर कितने रुपए आएगा? नहीं सुना? इनको आप एडजस्टेड नहीं, फिर दोनों अलग अलग चीजें हैं, कैसे एडजस्ट करोगे यार? भाई वो मिक्स कर रहे हो तो समझ में आता है, अलग अलग दिखाना पड़ेगा आपको एडजस्ट। ठीक है, मेरे को तीसरा पॉइंट ही समझाना था, बाकी तो आपको पता ही है। अगर दोनों के अंदर अलग अलग आंसर आए तो क्या करेंगे हम? अलग अलग ही बिठाएंगे। बोलो हाँ या ना? हाँ, ये हुई ना बात। इसको छुट्टी चाहिए, कौन है ये? प्रीति, प्रीति ना? कौन सी? चलो लिखो अगला नोट। इफ परचेजिंग कंपनी एक्वायर, नोट नंबर नेक्स्ट, if purchasing company acquire more than one vendor company, acquire more than one vendor company, then following possibilities are available. फॉलोइंग पॉसिबिलिटीज आर अवेलेबल। सर क्या क्या पॉसिबिलिटीज अवेलेबल हो सकती हैं? कॉलम बना लो 4। पहला पर्टिकुलर, दूसरा ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, छोटे छोटे बन जाएंगे, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड और ए बी लिमिटेड। ए लिमिटेड कौन सी हो गई? वेंडर कंपनी हो गई। बी लिमिटेड भी क्या हो गई? वेंडर कंपनी हो गई। ये क्या हो गई? परचेजिंग कंपनी हो गई। लिखो व्हेन बैलेंसिंग फिगर इज, बैलेंसिंग फिगर क्या है? ए का गुडविल आ जाए, बी का भी क्या आ जाए? गुडविल आ जाए, तो बैलेंस शीट में कितना दिखाएंगे? कम बाइंड गुडविल। ठीक है, सेकंड लिखो, व्हेन बैलेंसिंग फिगर इज कैपिटल रिजर्व, बी लिमिटेड में भी कैपिटल, तो क्या आ जाएगा?
कैपिटल रिजर्व। बोलो भाई, समझ में आई कहानी? लिखो व्हेन बैलेंसिंग फिगर इज, पहले में क्या आ जाएगा? गुडविल, दूसरे में कैपिटल रिजर्व। क्या करेंगे हम? डिस्क्लोज, इसको अंडरलाइन कर देना, हाईलाइट कर देना, डिस्क्लोज्ड सेपरेटली। हो गया जी। 2 मिनट लो, थ्योरी पढ़ लो भी एक बार, मैं इतनी देर में डाउनलोड कर लेता हूँ। तो कौन सा क्वेश्चन कराया था? सबसे पहले कौन सा कराया था? 9 का। करें मत, एकदम आराम से करेंगे। 9 का मैंने स्पेस छुड़वाया था बीच में, वहीं करेंगे, ठीक है ना? हम्म, चलो जी, क्वेश्चन आपके पास है ही, ठीक है ना? देखो, दो कंपनियां हैं, हरी और वायु, ठीक है? मुझे इसमें इक्विटी एंड लायबिलिटी में शेयर होल्डर फंड दे रखा है। शेयर होल्डर फंड में क्या बोल रखा है? इक्विटी कैपिटल है मेरी 10 लाख और 3 लाख, इज इट ओके है? 9% प्रेफरेंस शेयर है, 1 लाख के हरी के और वायु के हैं 1 लाख के। रिजर्व सरप्लस में जनरल रिजर्व दे रखा है, रिटायरमेंट ग्रेच्युटी फंड दे रखा है। अब रिटायरमेंट ग्रेच्युटी फंड आपको बताया था मैंने, आपकी लायबिलिटी होती है, ना कि एसेट्स होती है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस गंदा है, ये मेरे कोई काम नहीं आएगा, ठीक है? सन्ड्री क्रेडिटर दे दिया 31 का, ओके है। इसमें आपको यहां गुडविल दे दी, बिल्डिंग दे दी, मशीन दे दी, स्टॉक दे दिया, डेटर दे दिया, कैशेट, बैंक दे दिया, सब कुछ अच्छा अच्छा दे रखा, कहीं दिक्कत नहीं है। हरी लिमिटेड अब्सॉर्ब वायु लिमिटेड। हरी लिमिटेड ने किसको अब्सॉर्ब किया? वायु को। तो वायु कौन हो गई?
वेंडर कंपनी, हरी हो गई परचेसिंग कंपनी। 10% प्रेफरेंस शेयर आर टू बी पेड एट 10% प्रीमियम। ये मैं आपको कल बहुत अच्छी तरीके से समझा चुका हूं कि 10% प्रीमियम किसका है, वेंडर कंपनी का है। बाय इश्यू 9% प्रेफरेंस शेयर हरी लिमिटेड, ठीक है। गुडविल ऑफ वायु लिमिटेड इज वैल्यू 50,000, बिल्डिंग 150 और मशीन 160। स्टॉक टू बी टेकन ओवर 10% लेस वैल्यू एंड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी मेंटेन 7.5%, ठीक है। इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ वायु लिमिटेड विल बी इश्यू इक्विटी शेयर एट द रेट 10.5 ईच। इसका मतलब क्या हुआ कि इक्विटी शेयर होल्डर को जो शेयर इश्यू किए गए वो 10.5 के हिसाब से इश्यू किए जाएंगे। नेसेसरी लेजर अकाउंट में बना चुका हूं और मुझसे क्या पूछी है, एंट्रीज पूछी है हरी लिमिटेड की और बैलेंस शीट पूछी है, ठीक है। एक बार मैं समराइज कर दूं, हमारा हम पीसी निकाल चुके हैं, वो कैसे निकाल चुके हैं सबको पता है। एक बार के लिए देख लेते हैं। छवि बोल भी कितना पीसी आया था, इक्विटी शेयर कितने दिए जाएंगे, लास्ट प्रोजेक्ट कितने, नंबर ऑफ शेयर बता देना यार। 40,000 शेयर एट द रेट 10.5 और प्रेफरेंस शेयर कितने एट द रेट 100। ये मैं निकाल चुका हूं मेरे हिसाब से, ठीक है। हमें एंट्री सीखनी खाली आज है ना। देखो भैया, अपना सिद्धांत है 3 ही क्वेश्चन का, अपन 3 ही कराते हैं खाली। पहला आराम से समझ लो, दूसरा ढंग से समझ लेना, तीसरा आप कोशिश कर लेना, चौथे से आपको ही करना है, ठीक है ना। हाँ चलो, दीक्षा एकदम तैयार है सर, संडे हम वी आर रेडी, ये हुई ना बात। मैं बात कर लूंगा, सारी बातें करूंगा, टेंशन मतलब देर से पहले करूंगा। हाँ अभी नहीं बेटा, टाइम आता है। चलो करें स्टार्ट। लिखो हेडिंग, एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हरी लिमिटेड। एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हरी लिमिटेड, गौरव आराम से समझ लिए बाबू, है ना। एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हरी लिमिटेड, ठीक है। चलो पहली एंट्री करें। अच्छा, जो मैं हेडिंग लिख रहा था वो मैं नरेशन में लिख दूंगा, ठीक है ना। पहली एंट्री लिखो, बिजनेस परचेज अकाउंट डीआर टू लिक्विडेटर ऑफ, अरे पंखा बंद करो यार, लाइट गई भी है। पंखा बंद कर, पंखा बंद कर, सुनता नहीं क्या, तो लाइट चली जाएगी यार जल्दी। हाँ हाँ, ठीक, 10 घंटे लगते उठने में तेरे को। हाँ बिजनेस परचेज अकाउंट डीआर, आ जाएगा आ जाएगा, आ गया। हाँ टू लिक्विडेटर ऑफ, क्या लिखूं, वायु लिमिटेड, ठीक है। कितना आया था आपका टोटल पीसी, 530, बीइंग परचेज बिजनेस, बीइंग परचेज बिजनेस, ठीक है जी। अब सेकंड एंट्री खतरनाक थी, इसमें जो जो एसेट मेरे को पसंद आई थी वो मैं लेकर आ गया था। तो जो एसेट मैं लेकर आऊंगा उन्हीं की एंट्री होगी, उसके अलावा कोई एंट्री नहीं होगी। और ये भाई साहब सारी एसेट लेकर आ गए थे, एक भी एसेट, एक भी लायबिलिटी नहीं छोड़ी। तो फॉर्मूला होगा एसेट टेकन एट मार्केट वैल्यू, ठीक है भाई। सर गुडविल भी है, गुडविल लेंगे क्या, ना गंदी बात छी, गुडविल कैसे लेंगे, बैलेंसिंग फिगर लेंगे। चलो करो एंट्री, बिल्डिंग अकाउंट डी यार, बुरा ही बोलेगा आज। लाइट ही बंद करो यार, ये तो, एक आधी लाइट कर दो यार, ये मैं बंद करना पड़ेगा। चलो बोल देता हूँ फिर, ठीक है ना। हाँ लिखो बिल्डिंग अकाउंट डी यार, बिल्डिंग अकाउंट डी यार, कितने रुपए, 150, 150। उसके अगला नाम क्या, मशीनरी क्या, मशीनरी अकाउंट डी यार, बिल्डिंग अकाउंट डी यार 1.5 लाख हो गई, मशीनरी अकाउंट डी यार कितना, 160, ठीक है। उसके अलावा स्टॉक, लिखो स्टॉक अकाउंट डी यार। सर स्टॉक कितना है हमारा, एक 175 का है,
लेकिन 10% रिड्यूस वैल्यू पर है। लेकिन क्या है, 10% रिड्यूस वैल्यू पर है। ये आएगा 1,75,000 माइनस 10%, 157,500। ठीक है, फिर क्या नाम है, डेटर अकाउंट डी आर। अब देखो यहां पर मैंने बताया था यहाँ पूरी अमाउंट लिखेंगे, प्रोविजन अलग से बनाएंगे। 1 लाख, ठीक है। अगला क्या नाम है, कैश, कैश अकाउंट डी आर कितना, 20,000। ठीक है, एक लाइन छोड़ दो भाई, एक लाइन छोड़ दो, फिर लिखो टू, क्या लिखे अब, लाइबिलिटीज टेकन ना, इसमें लिख दो रिटायरमेंट ग्रेच्युटी फंड 20,000 रुपए। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस आएगा नहीं। टू सेंट्री क्रेडिटर, सेंट्री क्रेडिटर कितना आएगा, 80,000 आ जाएगा। ये दो चीजें आएंगी। ठीक है, इसमें कोई भी स्टेचुरी रिजर्व नहीं है। टू लिक्विडेटर ऑफ, क्या, सॉरी, टू बिजनेस परचेज, कितना आएगा, 5,30,000। और अब बचा हुआ जो आएगा वो कहां जाएगा, गुडविल या कैपिटल रिजर्व में। देखो कितना बैलेंस बचता है। सर प्रोविजन तो भूल गए सर, आधी चीजें भूल जाते हो आप, बताओ कोई बात होती है क्या। लिख दो सर, टू प्रोविजन कितना आएगा, 1 लाख का 7,500, 7,500। लो जी निकाल दो, डिफरेंस कितना आएगा, 7,500। 50,000 रुपये गुडविल आ रही है मेरे को, गुडविल अकाउंट दिया 50,000, कंप्लीट करो इसको फटाफट से। लो सर, दो एंट्री हो गई। ठीक है जी, अब तीसरा करें, पेमेंट कर दें उसको, कर दो। लिक्विडेटर ऑफ वायु लिमिटेड अकाउंट डी आर, कितना पेमेंट करना है, 5,30,000 का, ऐसा ही करना है। लिखो टू, एक तो क्या दे देंगे इसको, इक्विटी शेयर कैपिटल। अब समझने की कोशिश करना, इसीलिए लिखाया था बेटा, फेस वैल्यू 10 रुपए है और हम 10.5 के हिसाब से दे रहे हैं। ठीक है, देखो 10.5 के हिसाब से दे रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर आएगा, लिखो ब्रैकेट में 40,000 इंटू 10। तो 10 क्यों आएगा, क्योंकि 50 पैसे सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएंगे। कितने आए, 4 लाख। टू, टू 9% प्रेफरेंस शेयर, इससे पूरा 1,10,000 आ जाएगा। और टू सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम कितना आ जाएगा, 40,000 इंटू 0.5, कितना है देखो, 20। ये कहानी आपको करनी है। बोलो, गौरव बोल, पल्ले पड़ा क्या है गौरव, जवान साहब। हाँ प्रति, एकदम सपाट होता है, प्रति एकदम प्रति कर दिया, पी पा की जरूरत नहीं है। हाँ, हाँ चलो, यहां तक हो गई बात। अब सुनो, इस क्वेश्चन में न तो इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन है, नहीं है, नहीं तो नहीं लिक्विडेशन एक्सपेंस है। तो मेरे हिसाब से मेरा कार्यक्रम पूरा हो गया। बैलेंस शीट बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ये तो हो गया।
लिख दो नरेशन, बीइंग पेमेंट बीइंग पेमेंट टू लिक्विडेटर, टू लिक्विडेटर। बोलो समझ में आया क्या? चलो